दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जानवर। ये भेड़िया की कॉमिक है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। हर एक मानव में दो प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक इंसानी प्रवृत्ति जिसके सक्रिय होने पर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, सोच समझकर काम करता है और भलाई के काम करते करते देवता बनकर पूजा जाता है। और दूसरी प्रवृत्ति होती है पशु प्रवृत्ति, जिसके जागने पर वो हिंसक हो उठता है, विनाश करने लग जाता है और कहलाता है जानवर। आज जंगल का ये हिस्सा करुण चित्कारों से गूंज रहा था कि हाँ, ये चित्कारें इन लंबे कानों को अवश्य विचलित करती हैं। इन लंबे कानों का मालिक जानता है कि ऐसी चित्कारें जब उठती हैं तो जंगल के किसी हिस्से में कोई निरीह प्राणी किसी संकट में होता है। क्या वो घबराओ नहीं गजराज, मैं आ गया हूँ। दूध शिकारियों के पीछे शिकंजे से अब तुम आजाद हो। कड़च क्या हाथी पुण्य चिंगाड़ा, मगर इस बार उसकी चिंगाड़े में पीड़ा नहीं थी, बल्कि धन्यवाद का भाव था जो वो अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया को दे रहा था। हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब जाओ। भेड़िया, अरे जैन तुम। जैन को देखकर मुस्कुरा उठा था भेड़िया। बड़ी सुंदर दिख रही हो। मैं तुम्हें सुंदर दिख रही हूँ भेड़िया? चकित तो उठी थी जैन। मैं तो तुम्हारी घोड़ी से बात कर रहा था। क्या? अरे तुम तो नाराज होगी, मैं सचमुच तुम्हारे लिए ही कह रहा था जैन। वाकई घुड़सवारी करते हुए तुम क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िया? भेड़िया की ओर देखती जैन की आंखें विस्फारित अंदाज में फैल रही थी। क्यों, क्या मैं तुम्हारी सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें आज तक जंगल की सुंदरता की ही तारीफ करते सुना है। एक आधे इंसान को एक लड़की की सुंदरता की तारीफ करते देखकर मुझे सचमुच हैरानी हो रही है भेड़िया। क्या तुम्हारे अंदर के आधे जानवर ने उस आधे इंसान को यह काम करने से रोका नहीं? अगर नहीं रोका तो उस वक्त क्यों रोक दिया था जब मैं कंकोरा कबीले के बसंत उत्सव में तुम्हें वरमाला पहनाने जा रही थी? तुम गलत कह रही हो जैन। उस वक्त भी मेरे आधे जानवर ने नहीं, बल्कि मेरे आधे इंसान ने मुझे उस संयोग को पलट देने को प्रेरित किया था। तुम मुझ जैसे क्रूप या जल्लाद के गले में वरमाला डालो, ये मुझे मंजूर नहीं हुआ था। और आज भी मेरे अंदर का वही आधा इंसान मुझे उस भूल के प्रायश्चित के लिए उकसा रहा है, जो कह रहा है जैन की मेरे अंदर के जिस आधे इंसान पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। प्यार व आत्मविश्वास से भरे उन शब्दों को सुनकर जैन भाव विभोर होकर लता की तरह भेड़िया से लिपट गई। ओ भेड़िया, तुम्हारे मुंह से इस शब्द सुनकर ऐसा लग रहा जैसे सारे संसार की खुशियां आज मेरे कदम चूम रही हो। उसी क्षण मानो दोनों की तंद्रा बुरी तरह से भंग हुई। ओ ये क्या? वो अपने ऊपर गिरी डाली की चोट से तमतमाई भेड़िया को सामने नजर आया वहीं आती, जिसे उसने कुछ देर पहले ट्रैप से छुड़ाया था। शैतान, तो ये हरकत तेरी है? क्यों? उस वक्त हाथी का सूंड उठाना भेड़िया के क्रोध में जैसे आग में घी का काम कर रहा था। दुष्ट हाथी भेड़िया, तुझे तेरी इस दृष्टता का फल चखा कर रहेगा। भेड़िया का तन बदन उस वक्त क्रोध से थर थर कांप रहा था। थोड़ा मुझसे भूल हुई जो मैंने तुझे बेरहम शिकारियों के शिकंजे से छुड़ाया। आंख पर हुए भेड़िया के उस प्रहार से बुरी तरह से चित्कार कर उठा हाथी। हाँ, मगर भेड़िया का क्रोध तो जैसे सारे आसमान को चीरकर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। दो प्रेमियों के वार्तालाप में बाधक बनने का आज तुझे ऐसा सबक दूंगा कि फिर कोई पशु ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। पीड़ा से छटपुटा उठा था हाथी। कि हाँ, जैन बुद्ध सी बनी भेड़िया के उस पागलपन को देख रही थी। भेड़िया, रुको भेड़िया! धड़ाक! मगर भेड़िया के हाथ नहीं रुक रहे थे। उस पर तो हाथी को जैसे खत्म कर देने का जुनून सवार था। खत्म कर डालूंगा मैं तुझे शैतान, खच! नरसंस्था देखकर जैन का पूरा चेहरा विषाक्त हो उठा। भेड़िया, रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? मैं इसे खत्म कर डालूंगा जैन, तुम बीच में से हट जाओ। कुछ देर पहले तक भेड़िया के अंदर जागा हुआ आधा इंसान जैसे सो गया था, और उस वक्त जो जगह नजर आ रहा था वो उसके अंदर का आधा जानवर। कट! क्रिच! तुम भूल गए हो कि थोड़ी देर पहले तुमने इसकी जान बचाई थी। तुम रक्षक हो इनके। तुम्हारा ये रूप मुझे हैरान कर रहा है भेड़िया। मेरे और तुम्हारे बीच में अगर कोई आएगा तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा।
मगर ये बेजुबान जुबान तो तुम्हें अपनी जान बचाने का शुक्रिया कहने आया था। देखो उस डाली को जो इसने तुम पर उछाली थी, ये मीठे व रसीले फलों से लदी है। तुमने इंसान होकर भी एक पशु की भावना को नहीं समझा भेड़िया। तुम वाकई पशु हो, जानवर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। भेड़िया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रुक जाओ जैन। मगर जैन ने रुकी। भेड़िया के कानों में गूंजते रह गए घोड़ी के पंजाबों के स्वर। जैन के नफरत भरे शब्द उसके कानों में पिघलते हुए लावे के समान उतरते चले गए थे। और तब आतंक ग्लानि में भरे भेड़िया का अर्थ है जिसे पीड़ा से छटपटा उठा। नहीं, ओ ये अचानक मुझे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर डाला? जंगल की सुरक्षा के लिए उठने वाले हाथों ने आज एक बेजुबान प्राणी को खुद ही कैसे घायल कर डाला। मुझे माफ कर दो गजराज। मैं अभी फूजो बाबा को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। इधर भेड़िया की जेन में खलबली मच रही थी, जबकि इधर जंगल में एक अजीब सा उन्माद फैला हुआ था। नगाड़ नगाड़, ढोल नगाड़ व तुतरियों के स्वरों से गूंज रहा था जंगल। जंगली कबीले नाच गाकर जैसे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे थे। रुबा रुबा, कबीले के जांबाज व बलशाली युवक अपने शस्त्र तेज कर रहे थे। क्रंच क्रंच। युवतियों को किस पल की प्रतीक्षा थी, क्योंकि खुद को सौभाग्यशाली मान रही थी वे युवतियां जिन्होंने इस बसंत में यौवन की उम्र में कदम रखा था। इधर भेड़िया पूजो को लेकर वहां पहुंच चुका था और पूजा बाबा हाथी की चिकित्सा आरंभ कर चुके थे। पूजा बाबा इस हाथी की अवस्था देखकर जैन को मुझसे नफरत हो गई है। मुझे लगता है कि वो अब मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तो फिर मना लो भेड़िया, तुम्हें ईश्वर एक नायाब अवसर देना चाहता है। मैं समझा नहीं पूजा बाबा। कल शरद पूर्णिमा है। कल की रात पूर्ण चंद्र की दूध या रोशनी में नहाकर एक दुर्लभ फूल खिलता है जिसे जंगली नायाब कहते हैं। नायाब से जुड़ी हुई मान्यता यह है कि जो भी वह फूल लाकर अपनी प्रेयसी को देगा, उसका प्यार अमर हो जाएगा। वो जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी रहेंगे। दृढ़ उठा बढ़िया का स्वर। मैं नायाब लाऊंगा बाबा। तब पूजो उसे बताने लगा नायाब के विषय में, जिसके लिए उसका ये सफर प्रातः से ही आरंभ हो जाना था। जैन के हृदय से नफरत को उखाड़ फेंकने के लिए मुझे नायाब लाकर उसे देना ही पड़ेगा। मगर भेड़िया एक अकेला ही नहीं निकला था उस सफर पर। जंगल में युवकों को तो आज के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। वो भी निकले थे इस सफर पर। नायाब नायाब, हर किसी की जुबान पर था सिर्फ एक ही नाम, नायाब नायाब। हर कोई नायाब तक सबसे पहले पहुंचकर उसे हासिल करना चाहता था और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार था। कराड़ा बूम बागा, आगे बढ़ने की हिम्मत न करना। औख चक, हा हा हा, नायाब नायाब। जंगल के हर कोने में भीषण जंग शुरू हो चुकी थी। साय साय कर घूमे कंटेरा श्राप, और ये जंग खूनी थी। नायाब नायाब, फंगा फंगा। फंगा नाम के उस शस्त्र की भयानकता उनकी बौछारें उड़ा देने वाली थी। कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तो फंगा से उसका सिर ऐसे ही उड़ा दूंगा। खचाक। कम नहीं थे खुम्बाधारी भी। पीछे हट जाओ वरना खुम्बा से जिस्म को छील डालूंगा। जानली नाम का वो शस्त्र कटे अंगों के ढेर लगा देने वाला था। खचाक। जंगल में आए उस तूफान से भेड़िया भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से अग्रसर था। नायाब पाकर जैन अवश्य ही प्रसन्न होगी, और नायाब की विशेषता जानकर तो और भी ज्यादा। पूजो बाबा ने उस फूल के विषय में बताकर मेरा वह संकट दूर कर दिया जो जैन की नाराजगी से उठ खड़ा हुआ था। और अचानक दहल गया भेड़िया। ओ भेड़िया देवता, ये क्या? कटा हुआ बाजू, बहता हुआ खून बता रहा है कि इसे कटे हुए अधिक समय नहीं बीता है। आगे बढ़े भेड़िया को खूनी हंगामा के आसार दिखाई पड़ने लगे। कटा हुआ सिर, इसे भी थोड़ी देर पहले काटा गया है। इस सिर और उस हाथ के रंग का फर्क बता रहा है कि ये दोनों अंग अलग अलग व्यक्तियों के हैं। संकित उठा भेड़िया का मस्तिष्क। वो पूजो बाबा कह रहे थे कि जंगल का हर युवक उस फूल को पाना चाहता है।
कहीं वहां तक पहुंचने के लिए कोई खून खराबा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो यह कारण ही हो रहा होगा क्योंकि इस बार नायब सिर्फ मेरे लिए खिलेगा। मुझे एक दुर्गम मगर छोटे रास्ते से नायब तक उन सबसे पहले पहुंचना होगा। मगर सबसे पहले वहां पहुंचे शुतर मुर्गों पर सवार काची पिचा कबीले के जंगली युवक जो मुंह से आग उगलते हैं। उस टापू पर है वो पौधा जिस पर खिलता है नायाब और जिसे इस बार लेकर जाएगा चोमा। हर्र, नायाब को कोला लेकर जाएगा चोमा। जबरदस्त टकराव होने वाला था। नायाब को पाने के लिए लड़ते मरते वहां आ पहुंचे हंसा कबीले के खूंखार जंगली भी। नायाब मेरा है नायाब, चीख उठा चोमा। रुक जा कोला, पहले हम उन फंगाशियों से निपट ले। नायाब मेरा है, भयानक हुंकारे भरते आ पहुंचे थे बगा कबीले के भी जंगली। धरती आकाश को हिला देने वाला भयानक शोर मचा और आ पहुंचे तेंदुल कबीले के जांबाज। ठहरो, नायाब को कोई न छुए। नरबख्शी कबीले के खूंखार जंगली अब कान दूर थे। नायाब थम्बू का, और अब उन सबके सामने था एक ही मकसद, नायाब तक पहुंचना। और सभी दल एकत्र हो गए दूसरे शत्रु दलों से टकराने के लिए। भयानक मारकाट मच गई। इतिहास गवाह था उस जमीन का कि प्रत्येक 12 साल बाद इस धरती की प्यास भड़क उठती है जो खून से ही बुझती है। क्लच, स्क्रिच, और खून का वहां हर कोई पैसा था। रुक जाओ, बंद करो एक खून खराबा। उस प्रलयंकारी शोर को बेचती हुई वहां उसी पर गूंज उठी थी गगन भेदी दौड़। ज्वालामुखी के मुंह से उगले लावा की तरह धधकता हुआ उस घमासान के बीच आ पहुंचा भेड़िया। व्यर्थ ही कर रहे हो तुम एक खून खराबा। भेड़िया देवता, भेड़िया, तुम्हारे खून में डूबे हुए शस्त्र और जानवरों से हिंसक चेहरे देखकर कौन कहेगा कि तुम्हें उस प्रेम का मतलब पता है जिसे अमर बनाने के लिए तुम में से हर किसी को नायाब चाहिए। तिरु स्वर उठा जिसका सीधा सीधा एक ही मतलब था, हम सब लोगों को ही नायाब चाहिए। तो इसका फैसला जंग ही कर सकती है, प्रेम से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता भेड़िया। किया जा सकता, देखो मैं करके दिखाऊंगा। तुम सब लोगों को प्यार से मानना ही होगा क्योंकि इस बार नायाब सिर्फ मेरे लिए खिलेगा, यानी तुम्हारे भेड़िया देवता को इसकी जरूरत है। ये भीषण मारकाट बंद करो, खून खराबे से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। तुम कहो तो मैं बुलाऊं भेड़िया देवता की गधा। भेड़िया की चेतावनी का असर विक्स व्यापारों की तरह उन जंगलियों पर फौरन ही दिखाई पड़ा जो भेड़िया को देवता मानते थे। भेड़िया देवता ठीक कहते हैं, चलो वापस चलें। जबकि भेड़िया वापस पलट गया था नदी की ओर। अब मैं नायाब लेने जाता हूँ। पर भेड़िया ने नायाब को लाना जितना आसान सोचा था ये उतना आसान साबित नहीं हुआ। साए साए, ओह ये क्या। भेड़िया फुर्ती के साथ पलटाई था कि भेड़िया जंग ही साबित करेगी कि नायाब कौन लेगा। कुछ भी हो जाए भेड़िया, नायाब हम तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। जानली के घातक ब्लेड भेड़िया पर मौत बनकर झपट पड़े। सर साए, पंगा में गर्दन एक बार फंसने का सीधा सा मतलब मौत ही होता है। फच। उनके एक के बाद एक हुए हमलों ने भेड़िया के सामने उसकी अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। ये सारे फिलहाल मुझे रोकने के लिए एक हो गए हैं क्योंकि ये समझते हैं कि अलग अलग ये मुझसे नहीं जीत पाएंगे, जबकि मैं जानता हूं कि ये सब एक होकर भी मुझसे नहीं जीत पाएंगे। दौड़। भेड़िया की पूंछ रोकने लगी उन्हें आक्रमण करने से। धड़ाक। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी समय है, तुम वापस लौट जाओ। मगर उस भयानक शोर ने भेड़िया की आवाज न कारखाने में टूटने की आवाज साबित हुई। वक ऑफ। भेड़िया का क्रोध उस आग की तरह भड़कने लगा। अब भेड़िया को खुद को रोके रखना मुश्किल होने वाला था। स्टॉप ऑफ। भेड़िया ने दिखाया उन्हें अपना शक्तिशाली रौद्र रूप। शुभ। फंगा ने कस दिया भेड़िया की गर्दन में एक शिकंजा। हा भेड़िया, अब अपना सिर धड़ से जुदा हुआ समझ। एक पल से भी कम समय मेरे पास बचने के लिए। भेड़िया ने उसी पल आह्वान किया अपनी गदा का। जय भेड़िया देवता, मदद।
वह जंगली ब्लेड आपस में न मिला सका और भेड़िया ने उसकी जान को उसके जिस्म में से खींच लिया। दौड़। भेड़िया ने फंगा को एक झटके से अपने गले से निकाला। अब तुम सब एक एक करके मरोगे। भेड़िया के जिस्म पर टूट पड़ी मौत की बिजलियां। श्राप। मगर बात ये पलटने वाली थी। भेड़िया की आंखों व चेहरे के जरे जरे में हिंसकता भर गई। खूंखार हो गया भेड़िया। दौड़। नदी का पानी लाल होने लगा। भेड़िया देवता की प्रलयंकारी गदा के आगे कहां ठहर पाते जंगली। किस लिए हो रहा था ये सारा खूनी नरसंहार? केवल एक फूल के लिए, उस फूल नायाब के लिए जो 12 सालों में केवल एक बार खिलता था। शरद पूर्णिमा की चांद की दूध या रोशनी में खिल रहा था नायाब। आखिर मैं पहुंच गया नायाब तक। आखिर मैंने पाई लिया इसे। जबकि लाशों या खून की धरती को पार कर भेड़िया ने वहां कदम रखा। ओह, ये रहा नायाब। क्या हो गया था भेड़िया को? जंगल में शांति स्थापित करते करते मुझे खून से कैसे नहला दिया उसने। तभी एक हवा के झोंके ने भेड़िया के अरमानों पर लाल स्याही पोत दी। फूल को पाकर जैन इससे भी ज्यादा खिल उठेगी। ओह, नायाब खून से सन गया। मगर अब भेड़िया को वो रक्त दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे तो चारों ओर दिखाई पड़ रही थी जैन, सिर्फ जैन। जैन। भेड़िया। भेड़िया को देखकर जैन जिस अंदाज में उठकर खड़ी होगी, उसे देखकर साफ लग रहा था कि पूजो बाबा उसे नायाब के विषय में सब कुछ बता चुके थे। जैन, मैं नायाब ले आया और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओ भेड़िया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पूजो बाबा मुझे इस फूल की सारी विशेषता बता चुके हैं। मगर फूल भेड़िया के हाथ से लेती ठिठक गई जैन। ये क्या, तुम्हारा सारा शरीर तो खून और घावों से भरा पड़ा है। चांदी की तरह पवित्र ये फूल भी रक्त रंजित हो रहा है। मैं रक्त बहाना नहीं चाहता था मगर मजबूर हो गया, वरना ये फूल मैं तुम तक नहीं पहुंचा पाता। तड़प उठी थी जैन। ओ भेड़िया, केवल एक फूल के लिए तुमने रक्तपात को रोकने के स्थान पर उसमें और आग भर दी। एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम पूरे जानवर हो। मुझे तुम्हारी हिंसा, पशुता व खून में डूबा प्रेम नहीं चाहिए भेड़िया। मुझे भेड़िया इंसान के रूप में चाहिए जिसे मैं प्यार कर सकूं। चले जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी जिस पशुता के लिए मैंने तुमसे नफरत की थी, वो बल्कि तुम में अभी भी कायम है, बल्कि और बढ़ गई है। इधर उसी समय वो अज्ञात व रहस्यमय शक्ति अपनी किसी कामयाबी पर प्रसन्न थी। हा हा हा। सब कुछ जैसे वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, पर अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। इंतजार है तो केवल वक्त का। कौन थी वो अज्ञात रहस्यमय शक्ति? क्या कोई जाल बुना जा रहा था भेड़िया के खिलाफ? तो इनका जवाब है कोबी और भेड़िया। तो दोस्तों, इससे अगले पार्ट में भेड़िया के अंदर से उसका आधा जानवर और आधा इंसान अलग अलग हो जाएंगे, और एक का नाम होगा कोबी और दूसरा भेड़िया। तो मिलते हैं इससे अगले पार्ट में। तो इसे अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कोबी और भेड़िया में। कोबी और भेड़िया।